टेस्ट क्रिकेट का ख़ात्मा बिलखैर हो गया जी पाकिस्तान में। और इस सीज़न में हमने अल्लाह के हुक्म से एक मैच भी नहीं जीता। मतलब ये कि यार कमाल हो गया। सारे के सारे मैच हार गए हम इंग्लैंड के अगेंस्ट, और सारे के सारे मैच हम जीत गए न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। यही कह सकते हैं, क्योंकि ड्रॉ करना ना आजकल हमारे लिए ना ये जीतने के ही मुतरादिफ लग रहा है। जो मैच हम जीत सकते थे वो मैच भी हम नहीं जीते, एक्चुअली मैचेस भी नहीं जीते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ड्रॉ करना कोई गलत बात है या ड्रॉ करना टेस्ट क्रिकेट में कोई बुरी बात है। दरअसल टेस्ट क्रिकेट में ड्रॉ करना ऐसे मैच को जिसमें आप हार रहे हो बड़ी बात होती है। और हम ना अक्सर औकात हार ही रहे होते हैं, हम जीत नहीं रहे होते। तो इस वजह से ना ये ठीक हो गया कि हम मैच कम से कम हार के, और सीरीज़ तो नहीं हार गए, सीरीज़ हम ड्रॉ कर दी हमने। और एक एक करके ना हम खरी खरी सुना लेते हैं जी सबको, टीम से लेके और बोर्ड तक। यही हम करते हैं पाकिस्तानी, हम ना खरी खरी सुनाने में ठीक हैं। और जब तक खरी खरी ना सुनाई जाए ना, असर भी नहीं होता लोगों पे वैसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस द एलिफेंट इन द रूम, सैफ़ी भाई को। सैफ़ी भाई आए, सैफ़ी भाई छाए, सैफ़ी भाई ने कमाल कर दिया भाई। दोनों मैचेस के अंदर स्कोर भी किया, दोनों मैचेस कह सकते हैं कि बचाए भी, वरना हमने हार जाना था। अगर ये सैफ़ी भाई पे ना होता ना, सरफराज भाई पे ना होता, तो हम ये दोनों के दोनों मैचेस ये सीरीज़ हार गए होते, पक्की बात है। और सरफराज भाई ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की। आज की सेंचुरी उनकी एक यादगार इनिंग्स के तौर पे ना मतलब देखी जाएगी। तो सैफ़ी भाई ने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की। अच्छा, सरफराज भाई की जो वापसी हुई है टीम में, वो तो हुई है उनकी अपनी परफॉर्मेंस की वजह से। लेकिन मेरे ख्याल से ना सिर्फ़ और सिर्फ रमीज़ राजा को बुरा कहलवाना था और कुछ नहीं। क्योंकि रमीज़ राजा को लोग कहेंगे कि यार उसने बाहर बिठा के रखा हुआ था इतने अरसे से सरफराज को, वरना सरफराज खेलता तो आज हम कहीं से कहीं होती हमारी क्रिकेट। तो भाई उस वक्त सरफराज भाई नहीं परफॉर्म कर रहे थे, अब वो परफॉर्म कर रहे हैं, वो वापस टीम में आ गए हैं। लेकिन शायद उनके साथ थोड़ी बहुत ज़्यादती भी हुई है, क्योंकि पहले वो टीम में आ सकते थे। काफ़ी अरसे से वो अच्छा परफॉर्म भी करते आ रहे थे और उनकी फ़िटनेस भी अच्छी थी। आज थोड़ा सा वो लंगड़ाते लंगड़ते नज़र आए, लेकिन क्या है कि ये क्रिकेट की लंबी इनिंग्स के अंदर हो जाता है। तो ये तो हो गए वो पुल जो हमने सरफराज भाई की तारीफ़ में बांधने थे और बांधने बनते थे। उससे आगे हम चलते हैं, अब हम तनकीद पे आते हैं। पता है क्या है, जब हमें ना गोरा कोई बात कहता है तो हमें समझ आती है। गोरा जब हमें कोई बात समझाता है तो हमें समझ भी आती है, बल्कि हमें यकीन भी आ जाता है उस बात के ऊपर। साइमन डोल ने कहा है जी कि बाबर आजम शायद ना अपनी मर्ज़ी से फ्लैट विकेट्स बना रहा है, क्योंकि टेस्ट रिकॉर्ड कोई बाबर आजम का इतना कोई अच्छा नहीं है। इस वजह से ना फ्लैट विकेट्स ना बाबर आजम की मर्ज़ी से बन रही हैं। तो साइमन डोल को पहला जवाब तो मेरी तरफ से है, वो ये कि नहीं साहब, हमारे विकेट्स का हमने जो ठेका है ना पहले से, काफ़ी अर्सा पहले से ही एनएचए को दिया हुआ है। वही आके हमारी विकेट्स ना बिल्कुल हाईवे स्टाइल में बनाते हैं। और आपको यकीन नहीं आ रहा ना, हमारा सोशल मीडिया उठा के देख लें, हर बंदा आपको ना बताएगा कि हमारी विकेट्स जो है ना वो कराची एक्सप्रेस हाईवे बना हुआ है आजकल। तो इसमें बाबर आजम का कोई ख़ास कसूर नहीं है। हो सकता है उसे कंसल्ट किया जाता हो, लेकिन अगर कंसल्ट किया जाता है और उसके बाद ऐसी विकेट्स बनती हैं तो गलती सबकी है। गलती फिर मैनेजमेंट की सबसे ज़्यादा है, क्योंकि मैनेजमेंट के ऊपर होता है कि उसने कैसी विकेट्स बनानी है, उसने कैसी मतलब ना अपनी टीम को विकेट्स बना के देनी है। आप जीतने के लिए विकेट्स बनाते हो, ये नहीं करते कि यार हमने ऐसी विकेट बना देनी है कि सामने वाली टीम आके थक के चूर होके गिर जाए और कह दे कि यार या तुम जीत लो या ये मैच किसी न किसी तरह से ना ख़त्म कर दो बस। ऊपर से बाबर आजम का कसूर पता क्या है? कसूर ये है उसका कि वो फ़ॉरेन विकेट्स के ऊपर चलता नहीं है और इन विकेट्स के ऊपर इस बार वो चला नहीं है। तो इस वजह से ना उसके ऊपर एतराज़ करना काफ़ी आसान है। लेकिन हर बड़े बैट्समैन की ज़िंदगी में, उसके करियर में ये मसला आता है, उसकी फॉर्म नहीं होती। और जब उसकी फॉर्म नहीं होती तो हमारे यहाँ तो ये है भाई कि हम उसको उठा के आसमान पे भी बिठाते हैं और फिर हम उसको उठा के पाताल में भी फेंकते हैं। तो सरफराज के साथ भी हमने यही किया था। तो अब सरफराज भाई क्योंकि परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए हम सैफ़ी भाई के नारे भी लगा रहे हैं। लेकिन सरफराज भाई परफॉर्म नहीं कर रहे थे तो हमने सवालात भी बड़े पूछे थे। ऐसे ही बाबर आजम अगर परफॉर्म कर रहा है तो बहुत अच्छा है। जिस दिन वो परफॉर्म करना इससे भी कम हो गया, अभी भी ठीक है, लेकिन जिस दिन उसकी परफॉर्मेंस इससे भी गिरी, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर गिरी तो हम ना उसको उठा के पाताल में भी फेंकेंगे। तो ये नहीं करना चाहिए। बड़े बैट्समैन को, बड़े क्रिकेटर को मेरे ख्याल से चांस देना चाहिए। ऐसा नहीं है अब विराट कोहली को ले लें आप, कितने अरसे तक वो बंदा ना बेचारा परफॉर्म नहीं कर रहा था। क्या इंडियंस ने उसको कुछ कहा? दरअसल कहा एक्चुअली इंडियंस ने उठा के बड़ा भाई उसको जलील किया। हम थोड़ा करते हैं, हम फिर इज़्ज़त रखते हैं। तो बाबर आजम की इज़्ज़त जी अपनी जगह पे, बाबर आजम कप्तान है पाकिस्तान का और कप्तान की अपनी इज़्ज़त, अपनी शान, अपनी शौकत है जी। ऊपर से उसका नाम बाबर आजम है, तो और क्या चाहिए बाबर आजम को। इस वक्त जो टीम बाबर आजम को मिली या सरफराज भाई को मिली, उनने उनके साथ खेला,
अच्छा या बुरा खेल होता है, अच्छी सीरीज़ या बुरी सीरीज़ भी होती हैं, सीज़न भी अच्छा बुरा लग जाता है, कोई नहीं, हम माफ़ कर देते हैं, हम बड़े दिल वाले लोग हैं, हम इन्हें माफ़ कर देते हैं। वनडे सीरीज़ आ रही है, हम उसमें दुआ करते हैं और उसमें उम्मीद कर सकते हैं कि ये ना सारे के सारे गम हमारे दूर कर देंगे। लेकिन नए खिलाड़ियों को पाकिस्तान में इस बार मौका दिया गया टेस्ट क्रिकेट में, बड़ी अच्छी बात थी। लेकिन हमारा मसला वही है कि अगली सीरीज़ में हम इनको ना सिर्फ बाहर बिठा देंगे, बल्कि हम मजबूर कर देंगे बोर्ड की तरफ से, बाय द वे हम लोगों को हम मजबूर कर देंगे कि इनको भूल जाओ, ये थे ही नहीं, इन लोगों का वजूद ही नहीं है बेचारों का। ये टेस्ट क्रिकेट नहीं, ये सिर्फ डोमेस्टिक खेलने के लिए पैदा हुए। अब ये 10 साल डोमेस्टिक खेलें, उसके बाद एक हमने सीरीज़ और खिला के ना इनको रिटायरमेंट दे देनी है। होता क्या है कि अगर आप पहली सीरीज़ के अंदर कोई भी नया बंदा डेब्यू करता है, वो आके अगर हीरो बन जाए पहली सीरीज़ के अंदर ही, अबरार जैसे मतलब उसने किया वैसे ही कोई काम कर दे तो ठीक है, अगर नहीं करे तो हमारे दिल से उतर जाता है बंदा। ऐसा होना नहीं चाहिए। प्लेयर को डेवलप होने में टाइम लगता है, उसने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी होती है, उसने एक्सपोजर गेन करना होता है, और दूसरे मुल्कों की टीमों के सामने ना आपको थोड़ा बहुत प्रेशर भी हैंडल करना होता है। तो ये सारी चीज़ें जब आ जाती हैं तो बंदा जो है ग्रूम करके बड़ा प्लेयर भी बन जाता है। तो उम्मीद करते हैं जी कि जिन प्लेयर्स को इस बार मौका दिया गया था उनको आगे भी मौके दिए जाएंगे, और आगे अगर उनको मौके मिले तो उम्मीद है कि वो भी परफॉर्म करेंगे, ये ना हो कि वो फिर आके मुझे बुरा करवा दें। आखिर में जाते जाते बात कर लेते हैं जी कि ओडीआई टीम का पाकिस्तान का ऐलान हो गया है। 2-3 नए प्लेयर्स को भी पाकिस्तान ने जगह दी है स्क्वाड के अंदर, बहुत आला किया। ये करना बहुत ज़रूरी था। अपनी होम सीरीज़ के अंदर तो कम से कम ना नए प्लेयर्स को लाजमी चांस दें, और सैफ़ी भाई को फिर जगह नहीं मिली, गलत हुआ यार। आप देख रहे हो उस बंदे ने अभी टेस्ट क्रिकेट के अंदर, टेस्ट टीम के अंदर उस बंदे ने परफॉर्म किया और मैन ऑफ द सीरीज़ हुआ है, फिर उसको जगह नहीं मिली, चलो कोई नहीं। लेकिन हारिस सोहेल वापस आया है, टेक्निकली एक बहुत आला बैट्समैन है। टेक्निकली शायद ना पाकिस्तान के थोड़े बैट्समैन हैं जो इतने अच्छे हैं, इतने साउंड हैं, बाबर आजम की तो क्या ही बात है, लेकिन हारिस सोहेल एक बहुत ज़बरदस्त टेक्निकली साउंड बैट्समैन है। तो बहुत अच्छी बात है जी। बाकी टीम भी मुझे बहुत अच्छी लगी। देखते हैं कि क्या पाकिस्तान गुल खिलाता है, क्या कमाल करता है। तो पाकिस्तान अगर गया जीत तो हम उसकी तारीफ़ें करेंगे जी, तारीफ़ों के पुल बांधेंगे और खुशियाँ मनाएंगे, और अगर वनडे सीरीज़ पाकिस्तान गया हार तो जी फिर हम खरी खरी सुनाएंगे। लेकिन हमारी टीम के जो लोग हैं, हमारी जो टीम है वो एक अच्छी टीम है, मेहनती लोग हैं, हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। परफॉर्म करने से याद आया कि यार आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब क्यों नहीं किया? सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे रखिए अपनी दुआओं में याद, अपना रखें बहुत सारा ख्याल। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर।